सबसे खतरनाक सच, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वो कहानी जो आपको हिला देगी। हर साल हजारों लड़कियां गायब होती हैं। एक मासूम बच्ची का जवाब जिसने जिंदगी बदल दी। सीधा सपाट से जवाब दिया कि देखो, उन खराब औरतों से एक मेरी माँ। 7 साल की बच्ची और इंसानों का बाजार। उसने बताया कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ और 7-8 साल की उम्र में मुझे किसी रंजिश में, पापा की रंजिश में मुझे उठा के बाज़ार में बेच दिया गया। उन्होंने कोई बाज़ार का नाम नहीं लिया, बाज़ार में बेच दिया गया और वहीं से मैंने धंधा शुरू किया। 15 साल बाद माँ बेटी का मिलन। 7 बजे उसकी बच्ची है और 7 बजे वो जो माँ बेटी को मैंने मिलते हुए देखा तो आज़ादी की जो मतलब उनके चेहरे पर चमक देखी, वो उसने कभी फिर मुझे लौट नहीं। फिर जैसे राह खुल गई कि उसके प्रति जो अपराध किया कि मैं उसको नहीं बचा सकती। इस सच को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। इतना उत्पीड़न होता है कि उसको मारा किसके द्वारा, इंटरनल पार्ट से नीचे किसके डालूंगा, चीख दूसरे की है। मतलब मिर्ची और इन सब का भी प्रयोग किया जाता है। मिर्ची से तो बच जाती है लेकिन चूना डालने की सब्जी मेरा वजन से भी हो गया। मैं जितना अंदर का पानी है वो सब उससे नीचे तक गया तो 5 महीने लगते लड़की की मौत एक की होती है लेकिन और बाकी सब डर जाती है। मौत का खतरा लेकिन मिशन जारी। अभी तो हमारे साथ प्राइवेट थी, रॉड है पैरों में, ये मेरे पेड़ चबला हुआ है इसमें। ये भी देखिए, एक महीना भी नहीं हुआ, इतनी ये भी लगा। अभी तो रेस्क्यू की तरह दरवाजे पैसे दे के मारा हमें तो पीतल के वो लगे हुए पुराने पैरों में लगा, बच गई यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजुलि रजावत। आज का पॉडकास्ट बेहद ही ज्यादा खास होने वाला है। ये पॉडकास्ट खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चियों, महिलाओं को बचाने के लिए लगा दिया है। और आज हम ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। अतुल शर्मा जी, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपको आखिर अपनी जिंदगी के किस पल ने इस मिशन के लिए एक्टिव कर दिया कि आपका ये उद्देश्य बन गया कि इस मिशन में अब लग जाना है? नहीं, एक्चुअली अंजलि, ये कोई प्री प्लान कुछ भी नहीं था। मेरा चूंकि घर उस एरिया से बहुत पास है, एक आड़ी सड़क मुड़ती है, मतलब गुजरती वो हमको पार करके और वहीं से निकलना। छोटा शहर है हमारा। जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता हाँ, दूं, आप मेरठ से। हाँ। तो गुजरना भी उधर से ही, वही मेन मार्केट है। सभी पुराने शहरों का अगर देखा जाए तो दाल मंडी पुराने होते हैं, वहाँ से ही गुजर के स्कूल जाना होता। तो 4-5 साल के हुए, फिर अब तब नर्सरी केजी तो होती नहीं, डायरेक्टली एडमिशन हुआ। तो पहले दिन से हिदायतें शुरू हुई हमारी मदर की कि जब जाओ बाजार से निकलो, कबाड़ी बाजार से ऊपर मत देखना। अब बच्चे को आप कहेंगे तो वो थोड़ा उत्सुक तो होगा। फिर मैं ज़्यादा देखा जितना उन्होंने मना किया। फिर दुकानदारों ने भी, चूँकि छोटा शहर है, पूछ बेटा किसकी बेटी हो? अच्छा जी उनकी। बेटा ऊपर मत देखो, तुम अच्छे घर की लड़की हो। ये कह के इतना ज़्यादा लोगों ने सब ऑब्सेशन पैदा कर दिया कि देखना ही है, चोरी छिपे देखना है। और शायद ऊपर वाले ने भी कुछ तय कर दिया था हमारे लिए कि समय बीतता जा रहा था और 8वीं क्लास में जब भी भूल होती, यूजुअल हो जाता कि भाई ये तो है ही बाजार, नहीं देखना ऊपर, कभी देख लेंगे कभी नहीं। 8वीं क्लास में आए तो एक दिन ऐसे ही गुजर रहे सुबह सुबह के वक्त, और तब बहुत भीड़ भी नहीं होती थी। खटखट की आवाज़ हमको जीने से आई। मैं ऐसे देखा, वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। मेरी फ्रेंड तो नहीं थी लेकिन मेरी बेंच थी, पर क्लास में पढ़ती थी और बैसाखी से चलती थी। तो उसकी भी नज़र मुझसे मिली, वो एकदम पलट गई वापस। मैंने उसका कई दिन इंतज़ार किया कि उसको मैं आया तो मैं पूछूं। और जब वो आई, वो भी शायद मुझसे बच रही थी। जब वो आई तो मैंने उसको सीधे पकड़ा और मैंने कहा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वहाँ ख़राब औरतें रहती हैं और वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो उसने बड़ा सीधा, थोड़ी एज भी थी उनकी, तो सीधा सपाट सा जवाब दिया कि देखो,
उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। और मेरा अच्छा भाग्य ये है कि मैं जन्म से लंगड़ी, बदसूरत, काली पैदा हुई हूँ। तो जो मेरी माँ करती है, जिसके लिए उसको खराब कहा जाता है, वो मैं करने के लायक नहीं हूँ। कुछ समझ आया इतनी उम्र में, कुछ नहीं, अरे बहुत कम उम्र थी। और खराब भाग्य मेरा इसलिए है कि मैं वहाँ पैदा हुई, इसलिए लोगों की नज़रें खराब तरीके से मुझे देखती। फिर कोई बड़ी बात नहीं हुई, हमने भी कभी कुछ नहीं पूछा क्या हो गया क्या नहीं। तो समय फिर बीत गया, और जैसे ऐसा होता था कि कई साल बीत जाएं और भूल पड़ने लगे बाद में, या मेरी उत्सुकता कम हो जाए कि मैं जानूँ ये क्या है, तब कोई घटना होती थी। तो अभी एक महिला का जिक्र कर रही थी, वो महिला हमारी ज़िंदगी में आई। और उस समय हमारी उम्र बहुत कम थी, 18 साल की उम्र थी, और 2 बच्चे हो गए थे। एक बेटा था, पहले जल्दी शादी हो जाती है। और थोड़ा हमारा ऐसे स्वभाव भी थोड़ा ऐसे ही था। उस ज़माने में हमने लव मैरिज की थी। तो घर के बड़े थे ये, और पढ़ रहे थे हम दोनों ही। तो 2 बच्चे हो गए, और मेरा बेटा 1 डेढ़ महीने का था। तो वो महिला हमारे पड़ोस में रहने लगी, बच्चे को खिलाने लगी वो लगातार। और एक माँ को क्या चाहिए था, और वो भी छोटी उम्र की माँ हो, जिसके बच्चे को खिलाए, नहलाए धुलाए, अच्छे से मालिश करे, सब करे। तो अक्सर उसके पास रहता था। वो काम करती थी, झाड़ू पोछा किसी घर में, और वहीं भी खाना वाना खाती थी। उनका अपना कुछ नहीं था कमरे में। मेरे बेटे को गोविंदा बुलाने लगी थी वो। तो एक दिन थोड़ा बातचीत हमारी ज़्यादा होने लगी थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग सा था, कुछ समझ आया कुछ नहीं आया। उन्होंने बताया कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, और 7-8 साल की उम्र में मुझे किसी रंजिश में, पापा की रंजिश में, मुझे उठा के बाज़ार में बेच दिया गया। उन्होंने कोई बाज़ार का नाम नहीं लिया, बाज़ार में बेच दिया गया, और वहीं से मैंने धंधा शुरू किया। मुझे धंधे में डाल दिया जिनका गया। मैंने आपसे जिक्र किया था, जिनका नाम मीरा जी, है, हाँ मीरा की बात हाँ, कर रही हूँ। मुझसे शायद नाम लेना उचित नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे जब ये बात की, तो मुझे धंधा समझ नहीं आया। मैंने फिर उनसे पूछा ये क्या करती थी, मतलब धंधे में। तो उन्होंने थोड़े संकोच के साथ बताया कि तुम एक पुरुष के साथ रहती हो, एक आदमी के साथ रहती हो, मेरी कोई सीमा नहीं है। बहुत अजीब लगा ये। फिर मैंने कहा यहाँ कैसे? तो उसने बताया कि भी मुझे कोई गांव के आ गए थे, मैं तो उन्हें पहचान गई, वो मुझे नहीं पहचान पाए। फिर मैंने सब बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो ये तो मान लिया उन्होंने, और मैं उनको चाचा जी करके बुला रही थी। ये तो उन्होंने मान लिया कि हाँ उनकी बेटी हो, लेकिन देह धर्म अलग है, चाचा जी कहना अलग है। वो हर दूसरे तीसरे दिन आते रहे, और शायद 50 प्लस थे या 55 प्लस थे। मैं हर रोज़ उनसे गुहार करती हूँ मुझे निकाल दो यहाँ से। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास जो भी पैसा हो, जेवर हो, कुछ भी हो, औरों का भी हो, सब ले लो, क्योंकि बाहर की दुनिया बड़ी ख़राब है, और तुमको रहना है तो अपनी ज़िंदगी कुछ काम भी करना पड़ेगा, कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए चाहिए तुमको एकदम पैसा। तो उसने ठीक है। और एक दिन सुबह 4 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि अब निकल आओ। उन्होंने सब इकट्ठा किया, और उनके साथ निकल आई। जब सब सो गए, सब किसी तरह वो निकल आई, और ला के वो सीधी मेरठ लाए। मेरठ ला के उन्होंने सब जेवर, वो एक्चुअली हम सोच रहे थे कि 50 प्लस थे, लेकिन वो बिल्कुल लगभग 60 थे, और रिटायरमेंट के नज़दीक थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र लिया, और लगभग 1 साल रहे। 1 साल में केवल देखिए उनका टारगेट नहीं थी, वो पैसा, वो जेवर, सब चीज़ उनका लेकर वो वहाँ से फरार हो गए। मतलब रिटायरमेंट लिया और चले गए अपने गाँव। अभी इसके बाद में तो इनके पास कोई रोज़ी रोटी का साधन नहीं था, और ऐसे ही रहने लगी। दूसरे घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, अंदर एक फैक्ट्री थी, उसमें झाड़ू पोछा करने लगी, वहीं रोटी खाने लगी, क्योंकि बनाने खाने को कुछ नहीं था उनके पास, कोई मतलब साधन भी नहीं थे। तब वो हमारी ज़िंदगी में आई। अब उन्होंने दूसरा, ये तो सब सुन के मुझे बड़ा शौकीन सा तो लगा, पर शायद इतना वो नहीं हुआ कि क्या है ये। तब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक दिन अपने घर वालों से मिलवा सकती हो। न इतनी समझ थी 18-19 साल की लड़की में, और ना ये सोच आ रही थी कि एक तो हमने मतलब दुनिया से अलग जाके शादी की है, दोनों परिवार बहुत खुश नहीं थे, बहुत खुश नहीं, खुश थे ही नहीं। तो फिर भी हमने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने एक बार पिताजी से बात करके देखो, इसको इसकी मैं ये सब बातें छिपा गई कि ऐसा हुआ, और इसे इसके घर छोड़वा दी, इसको अपना घर याद है। तो थोड़ी नानुकर के बाद वो मान गए,
अच्छा चलो ठीक है, ये कह रही है तो चलो लेके चलते हैं। हम लोग लेके चले गए, मैं भी साथ गई, इसीलिए कि कुछ भी हो सकता है। वहाँ सूचना वो सज्जन जो उसको लाए थे उतार के, वो पहले से पहुँचा चुके थे कि वो ऐसे एक बाज़ार में, ये नहीं बताया मैं निकाल लाया वहाँ से, वो तो एक बाज़ार में है, वहाँ से निकालना भी आसान नहीं है। उसने मुझे बताया कि मैं वो हूँ। तो जब हम पहुँचे और हमने ये बात जिक्र किया बाहर किसी से कि हमें उनको उनसे मिलना है, रसूखदार आदमी थे, वो रिटायर हो चुके थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप उनके घर नहीं जा सकती, आप यहीं पंचायत घर पे चलें, यहाँ बैठें और वहाँ हम उन्हें बुला के लाए। वो बुला के लाए, बेटी की तरह लंबे चौड़े खूबसूरत से आदमी, माँ बड़ी सुंदर उनकी, वो भी बहुत सुंदर थी। 2 टीनेजर लड़के थे जो शायद बाद में पैदा हुए बहन के बाद, बिल्कुल वो भी हूबहू बहन को एकदम रिलेट कर रहे थे। बहुत रोना धोना हुआ, बहुत बातचीत हुई, हमको सुकून हो रहा था कि इसको घर मिल जाएगा अब। लेकिन अंत में उन्होंने मुँह फेर लिया और मैं हम नहीं रख सकते, इसकी कहानी पहले से यहाँ पहुँच चुकी है, हम क्या कहेंगे किसी से। मैंने कहा ये थोड़ी अपनी मर्जी से चलेगी, आपकी रंजिश में तो गई, तो उन्होंने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। अब हमारे पास उसको वापस लाने के अलावा कोई रास्ता तो था नहीं, लेकिन अपना भी हमको दिख रहा था कि आज हमें हमारे दोनों बच्चों सहित ही घर पटक देंगे हमारे मायके में, ले जा रही, हमको इसे नहीं रखना है। और वही हुआ कि पूरे रास्ते उन्होंने हमको जो, मतलब जितना हमसे तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन उनको, अपने बेटे को उन्होंने जितना प्रेशर किया कि क्या करा है और इसे ढीली गई कल नहीं है, लेके चली गई, हमको बताया नहीं गई, ये तो वहाँ से आई हुई औरत है, और ये सब चीज़ उन्होंने सुनाई। अब देखिए हमको तो इतनी समझ नहीं थी, हमको ज़्यादा ज़्यादा इतना लग रहा था कि हमें ये मायके भेज देंगे। विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि अभी तो हम उन पर ही बूझ थे, दोनों जने दोनों ही पढ़ रहे थे। पर घर आते आते वो समझ गई थी, ज़रा ज़ोरत थी, 35-36 साल की उम्र थी उनकी। उन्होंने, वो किसी वक्त में निकल गई, रात को किसी वक्त में घर से निकल गई, और सुबह पता लगा हमें कि वो चली गई हैं। मगर किसी ने कोई बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई इस तरह की बात नहीं हुई, और एक सुकून हो गया कि ठीक है, मुझे भी हो गया कि मैं अब घर में रहूँगी, मेरे बच्चे सुरक्षित। और समय बीत गया, फिर बात की आई गई हो गई, लेकिन उसके 1.5 साल बाद के करीब वो आई फिर से, और काफ़ी फल वल मिठाई उठाई लेके आई। आके उन्होंने कहा कि सीधे हमारे कमरे के ऊपर आई, नीचे पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक बार उसको दिखा दो, गोविंद को, मैं उसको टीका करूँगी। भाई दूज का दिन था, मैं टीका करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, पहले बताओ तुम कहाँ गई, ये सामान इतना तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, अब कहाँ से ये सब है। तो उसने कहा देखो, घर वालों ने मेरे ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मेरी वजह से तुम्हारा घर बिगड़ा, ये मुझे मंजूर नहीं था, तो जहाँ से आई वहाँ चली गई। हमारी सोच केवल इतनी थी कि ये केवल एकमात्र बाजार है, कबाड़ी बाजार, तो ये कबाड़ी बाजार से आई और कबाड़ी बाजार में चली गई। मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊँगी, फिर ना टीका करूँगी ना उसको दिखाऊँगी, आप चली जाओ, ये सब सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ, उससे पहले कि मेरे घर वाले देखें। तो वो बड़े भारी मन से उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन वो चली गई थी। और चूँकि पुराने घरों में सोता है, बीच में आंगन है, उसके बाद दरवाज़ा है एकदम, तो जब दरवाजे में पहुँच के मुड़ी, उन्होंने हमारी तरफ देखा, तो हम तो आँखें कभी नहीं भूल सके। वो सारे जो भी दुख दर्द थे सब हमारे पास छूट गए, इतने उल्हाने, इतनी शिकायतें सब उनके चेहरे पे थी, आँखों में थी, तो मैं रोक नहीं पाई, चली गई वहाँ से। और उसके बाद मैंने इनसे कहा तो ये, उन्होंने कहा देखो हम पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, मेरे 3 भाई हैं, उनकी शादियाँ करनी है, बहन है उसकी शादी करनी है, और अगर ये हमारे घर में रही तो हमारी शादियाँ नहीं होंगी किसी की। अब ये बात खुल चुकी है, कहाँ से मुझे भी समझ में आया। फिर हम पैरों पे नहीं खड़े थे जब तक पढ़ रहे थे। फिर समय बीतता गया, सबकी शादियाँ की, हमारी मदर इन लॉ गुजर गई। फिर हमारे ससुर बहुत ज़्यादा बीमार हुए, जैसे जो कुदरत है वो सब चीज़ें कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए। और एक दिन उन्होंने इनसे कहा कि ये जॉब लगभग इनकी फाइनल हो गई थी, तो उन्होंने कहा मेरे कहने से एक काम कर, तो नौकरी मत कर, अपने बच्चे लेके गाँव चला जा, खेती बेकार, हमारे वेस्टर्न यूपी में थोड़ा खेती से ज़्यादा प्यार है, खेती बर्बाद हुई है किसी को बर्दाश्त कम है, तो गाँव चला जाओ। और वो पितृभक्त आदमी थे, उन्होंने कहा चलो कपड़े अपने पैक करो, गाँव चलो। हम गाँव चले गए छोटे छोटे अपने दोनों बच्चों को लेकर। और
आज सोचती हूँ तो वो शायद ऊपर वाले का के थाम पे, जो कर्म थाम पे, क्योंकि अगर गांव में ना होते तो मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं थे। और अब मेरे बच्चों को कोई जानता नहीं था, मैंने इतना छुपा के रखा जब तक वो पढ़ते लिखते रहे। मैं बिल्कुल अभी जाके जब बहुत मेरे बेटे का नाम आने लगा जगह जगह, उसकी पहली एआई कंपनी है हिंदुस्तान की, विश्व की टॉप 10 में है, तो तब लोग जाने कि ये उनका बेटा है। तब तक वो बेंगलोर जा चुका था। बेटियों की शादी की 2 बेटियाँ। तो उसके बाद 10 साल बाद मैंने एक दिन इनसे कहा, जब सब दायित्व से मुक्त हो गए और गांव भी चले गए हम, कि मैं उसको ढूंढ लूँ एक बार। तो जैसे कहीं इनके मन में भी था। तो पहले तो इन्होंने पूछा किसको, मैंने कहा उसी को। मैंने कहा ठीक है, शर्त एक है, वहाँ से मारपीट हुई तुम्हारे साथ, कपड़े फटे, गालियाँ दी, वो यहाँ के रोना धोना किया, दोबारा नहीं जाना दूंगा। मैं कहा डन। और मैं पहली बार अकेले वहाँ चली, फिर कभी वापस नहीं। बहुत गालियाँ खाई, बहुत, हर रोज़ हर जगह से फटकार लगती, धक्के देते, मुँह पे दरवाज़ा बंद होता। कई बार ये भी कहते कि अच्छी खासी तो है दिखने में, हाँ बैठ जा, अच्छा कमा के जाएगी, इसीलिए तो आती है तू। ये सब बातें होती रही। मैं उन्हें बार बार कहती रही कि मुझे जगह बनानी थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये इधर उधर घूमते रहते हैं सारा दिन, कस्टमर बुला के लाते हैं, चाय ला के देते हैं। तो बोल ठीक है पढ़ा लो, शर्त एक है कि मेरा बच्चा मेरे कमरे में, दूसरे का दूसरे में। और ये हमारे लिए शायद ऊपर वाले का मेहरबानी थी कि उससे हर कमरे पे जाने का रास्ता खुला कि मैं जिसके भी कमरे में, बच्चे तो सभी पे थे, मैं वहाँ जाके पढ़ा सकूँ। और पढ़ाना वढ़ाना तो कोई उद्देश्य हमारा नहीं था, लेकिन उस बहाने हम जगह जगह जाते रहे। और 2 साल 94-95 हमने ऐसे काटे सिर्फ उन बच्चों के लिए। 96 में एक लड़की हमारे जीवन में आई वहाँ पे, और ऐसी उनकी उम्र काफ़ी थी, 35-36 साल की करीब, ज़्यादा ही होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या कर रही हो तुम, कब तक आओगी ऐसे? मैंने कहा बच्चे तो पढ़ा रही हूँ। बोली बच्चे पढ़ा रही हो? तुम्हारे जाते ही चाय की दुकान में जाते हैं, अपनी माँ बहनों के लिए कस्टमर ढूंढ के लाते हैं, लड़कियों को अंदर भेजा जाता है ताकि वो देख ले क्या करना है उसको भी कल। मैंने कहा फिर क्या करूँ? बोले मुझे निकाल सकती हो? मैंने कहा आप तो सारा दिन नीचे बाजार में घूमती हो, सामान ला के देती हो सबका, आप चली जाओ। नहीं निकल सकते, क्योंकि मेरी 15 साल की बेटी उनके कब्जे में है और अगले साल उसे धंधे में डाल देंगे। तो बात मेरे निकलने की नहीं है, मेरी बेटी को बचाने की। मैंने कहा कहाँ है बेटी? तो उन्होंने राजस्थान में एक जगह बताई, वहाँ पे। मैंने कहा थोड़ा समय दो। कुछ नहीं था, हम तो नील थे, कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है। उस समय लोग इतने ख़राब भी नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी इतनी कामयाबी नहीं थी। हमने लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बातचीत अपनी इस तरह से शुरू करी। सबने सहयोग किया कि हाँ ठीक है, अच्छा काम है। मैंने कहा सर बस के मोबाइल थे नहीं, मैंने कहा सर इतना करना है केवल कि पहले इसकी लड़की को लाना राजस्थान से, अगर वो नहीं आई तो ये रुकेगी नहीं, वापस चली जाएगी। तो समस्या हमारे सामने बहुत थी कि हमको रात भर के लिए उसे लाना था, पहले उसके लिए एक फेक कस्टमर भेजना था, और फेक कस्टमर को 1000 रुपये दे के भेजना। 96 में 1000 हमारे लिए हाथी का पाँव था, क्योंकि हम जॉब में भी नहीं थे जब तक पढ़ रहे थे, हम तो लॉ कर रहे थे, हमारे बल्कि LLM कर रहे थे उस समय, और हमारे हस्बैंड खेती कर रहे थे। उनसे तो मांगना संभव नहीं था, हो जाता हम ये भी नहीं करूँगा 1000 रुपये, किसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि 1-2 हमारे साथी थे ऐसे, जो कोई कॉलेज फ्रेंड, कोई हमारे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ, तो वो खास तौर पर। तो मैंने उससे कहा कि कैसे कैसे इकट्ठा करें, उनको चल सब सुनो जितने जानने वाले हैं। साथ हम लोग साथ में कॉलेज भी किया हमने, और ये भी दोनों फ्रेंड थे। तो हमने खैर 1000 रुपये इकट्ठा किए, और 1000 लेके एक अपने जानने वाले को वहाँ भेजा कि तुम अपना लाइसेंस जमा करना, कोई और तो कुछ होता नहीं था तब, और रात भर के लिए ले आना, लड़की को मिल जाएगी। वो आ गई रात भर के लिए, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि मैं सुबह 6 बजे चली जाऊँगी अगर मेरी लड़की नहीं आई। लेकिन वो दिन भर हो चुका था सब प्लानिंग, दिन में बाई रोड एक बंदा सरकारी कर्मचारी चला गया था, और उसको रात भर चल के वापस लाना था लड़की को। कम्युनिकेशन कुछ नहीं, सिर्फ अधिकारियों की जब वो चला वहाँ से बात हो गई, समय लेके चल। हाँ, उस समय तो कम्युनिकेशन के साधन कुछ था ही नहीं था, मोबाइल फोन। अब सुबह 6 बज गए और हम सब पूरी रात ऐसे ही बैठे थे ऑफिस में सरकारी, और सुबह 6 बजे उसने कहा मैं वापस जाऊँगी, मेरी बेटी खतरा हो जाएगा, अब तक सब खुल गया होगा और अब नहीं,
मेरी बेटी नहीं बचने दी, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा करते थोड़ा थोड़ा करते करते 7 बजे उसकी बच्ची है। और 7 बजे वो जो माँ बेटी को मैंने मिलते हुए देखा, तो आज़ादी की जो मतलब उनके चेहरे पे चमक देखी, तो उसने कभी फिर मुझे लौट नहीं, फिर जैसे राह खुल गई कि उसके प्रति जो अपराध किया कि मैं उसको नहीं बचा सकती। अगर एक लड़की को बचाती तो उस समय उनसे माफ़ी मांगूंगी, वो जहाँ भी है, मैं आपको नहीं बचा सकी लेकिन आपके जैसी किसी लड़की को नहीं छोड़, ऐसी हमारी जिंदगी। और अभी आप सब पॉडकास्टर्स को थैंक यू है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी 1-1.5-2 महीने पहले किसी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैडम आप जिनकी बात करती हैं उनकी आगरा में डेथ हुई है, 1 साल हो गया। और मैंने कहा आपको कैसे पता मैं किसकी बात करती हूँ, मैं कोई नाम नहीं लेती। तो उन्होंने कहा कि वो भी आपकी बहुत बात करती थी, आपकी बेटी की बहुत बात करती थी, तो अभी हमें पता है कि आप किसकी बात कर रही हैं। और मुझे सुकून हुआ कि वो इस गली ज़िंदगी से मुक्ति पा गई। अब 80+ रही होंगी उस समय जब उनकी डेथ हुई है, बस वो राह दिखा के चली गई हैं, तो फिर नहीं कभी रुकी। अच्छा, जैसे कि आप इन जगहों की बात कर रही हैं, तो लोग कहते हैं कि ऐसी जगहों पर दलदल सिर्फ जिस्म का नहीं होता है, बल्कि नशीली दवाइयाँ भी दी जाती हैं। और जब आप किसी ऐसी लड़की को वहाँ से निकालती हैं, तो कितने ज़ख्म होते हैं जो आपके दिमाग में बैठ चुके हैं अभी तक? देखिए, एक लड़की जब वहाँ जाती है तो किसी अच्छे घर से निकल के जाती है, भले वो गरीब हो, भले वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, उसके लिए वो जगह देखना ही ऐसा हो जाता है कि जैसे सब शून्य हो जाए। और ऊपर से उसे कहा जाए कि 15 से 20 कस्टमर उसको एक दिन में कर, तो वो इतना आसान नहीं होता। उसके लिए नशा तो करना ही है, जिस्मानी दर्द भी है, मानसिक दर्द भी है, कैसे झेलेंगे। वो सब नशा तो उनको दिया जाता है, खाली शराब का नहीं, गोलियाँ दी जाती हैं ताकि वो उस दर्द को बर्दाश्त करें। 15 से 20 कस्टमर नहीं होंगे तो उनके लिए शायद एक टाइम रोटी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतनी जगह बढ़ता है वो पैसा। और 200 से 250 रुपये एक औरत के लिए वहाँ है, तो अब रोटी मिल जाए तो उतना ही काफ़ी। बस मुक्ति की तो कभी देखती ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी लड़की को तैयार करें कि वो मुक्त हो जाए यहाँ से। तो ये ऐसी वो गली, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं शायद उसे बताने में मुझको तकलीफ होती है। एक छोटा सा कमरा जिसमें पर्दे डले हुए, और वहाँ वो कस्टमर के साथ हैं, 3-4 गद्दे नीचे डले हुए, बीच में एक पर्दे की दीवार है, वो पर्दा कभी भी हट जाए, फट रहे हैं, चिथड़े हो रहे हैं, सामने भी पर्दे की दीवार है, और एक चबूतरा है, यहाँ वो बैठ के खाना भी खाएंगे। वहाँ 10 कस्टमर आएगा, यूज कंडोम भी फेंकेगा, गुटखा भी थूकेगा और भी गंदगी करेगा, कभी कभी बाथरूम में करेगा। और उस लड़की को ये इजाज़त भी नहीं कि वहाँ से उठ के स्टूल इधर रखे। बस ये उनकी ज़िंदगी है। और फिर थक हार के किसी वक्त, मतलब जैसे एक दुकानदार इंतज़ार करता है कि ये कस्टमर दूसरे पे चला गया, अगर मेरे पास नहीं आया तो आज शाम को मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, वो उनका हाल है। अगर जीने में जरा सी आहट, बहुत छोटे जीने होते, एक आदमी मुश्किल चढ़ पाता है। अगर किसी को उतरना हो तो उसे वेट करना होगा। जीने में जरा सी भी आहट हो तो दोनों तरफ की, एक जीना 2 कमरों में खुलता है, दोनों तरफ की लड़कियां तेजी से एक दूसरे को धिकिया के आ जाएंगी, मैं या मैं। तो देख नहीं सकते आप, इतने बरसों का ये एक ऐसा दर्द है कि जिसको मैं कभी न दूर कर पाई किसी का और न रोक पाई। कभी कभी कहती हूँ बेटा बैठ जाओ, जिसको जो पसंद करेगा वो कर लेगा ना, लेकिन वो जैसे गूंगा और बहरा बना दिया जाता है। इतना ज़्यादा, इतना उत्पीड़न होता है वो कि उसको मारा किसको जाए, इंटरनल पार्ट से मिर्ची किसके डाली जाए, चीख दूसरे की हो, वो देख जाए कल तेरे साथ भी हो सकता है अगर तू नहीं मानेगी। या चूना डाल के एक लड़की मार दी जाए, इंटरनल पार्ट से वो जल के मर जाए, सब ऑर्गन्स थोड़ी सी देर में तबाह होकर मर जाए। मतलब मिर्ची और इन सब का भी प्रयोग किया जाता है? मिर्ची से तो बच जाती है, लेकिन चूना डालेंगे तो कैसे बचे? जो कस्टमर्स आते हैं नहीं, मालकिन अगर वो तैयार नहीं है कोई बच्ची
बहुत जिद पे अड़ी है कि मुझे नहीं करना है। हाँ। तो चूना डाल दिया, अनबुझा, वो बुझा हुआ भी नहीं है। अंदर ऑर्गन्स में जो भी अवयव है, जितना अंदर का पानी है जो भी, वो सब उससे मिल के फट जाएगा। और 5 मिनट भी नहीं लगते एक लड़की को मरने में। मौत एक की होती है लेकिन और बाकी सब डर जाते हैं। तो ये मेरे साथ भी होगा। वो एक ऐसा नर्क है कि जिसकी आम आदमी, नीचे चलने वाला आदमी कल्पना भी नहीं करता कि उनको खराब रहता है, ये खराब होता है। और मैं स्पष्ट कहती हूँ, खराब औरतें वो हैं जो सड़कों पे खड़ी हैं, लग्जरी जुटाने के लिए लड़कियां खड़ी हैं, जो हाईवेज पे खड़ी हैं, वो है खराब औरतें, जो समाज को गलत दिशा दे रही है। वो किसी को नहीं देने जा रही, किसी के घर नहीं जा रही, किसी को कहने नहीं जा रही कि आप हमारे घर आओ, किसी का छीनने नहीं जा रही, लेकिन वहाँ उन्हें सब खराब होते हैं। मेरा सख्त एतराज़ है कि मैं, कोई कहता भी है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई उनके कमरों को कोठी कोठी कहते, किसने दिया नाम? कोठे क्यों है? हमारा घर घर, उनका घर कोठा क्यों? वो तो इंसान है ना, वो भी हाड़ मांस की बनी है। उनके अंदर कितना दर्द है उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और वो दर्द बर्दाश्त करके ब्लैंक चेहरे के साथ किसी अनचाहे आदमी के साथ जाना ये आसान नहीं होता। अच्छा, आपने अभी तक कई रेस्क्यू किए हैं, हजारों मेरे ख्याल से रेस्क्यू किए हैं। किसी रेस्क्यू के दौरान ऐसा हुआ है वाकया कि आप किसी को मौत के मुंह से बचा कर लाई हो और आपके ऊपर हमला भी हुआ हो, आप हमले से बची हो? अभी तो हमारे सब पैर वैर टूटे हुए, रॉड है पैरों में, ये हमारे पेच डला हुआ है इसमें। ये भी देखिए 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो नील भी है पूरा, ये भी लगा है। अभी एक रेस्क्यू के दौरान दरवाजे पे ऐसे दे के मारा हमें, तो पीतल के वो लगे हुए हैं, पुराने टाइम में फूल वो लगाए, बच गई आँख थोड़ी सी, बहुत दुखती है। तो ये एक नहीं, कोई रेस्क्यू ऐसा नहीं है जिसे, देखिए आप किसी का हित प्रभावित करेंगे तो उनका पैसा है, उनका बिजनेस है, तो वो आपका कुछ तो विरोध करेंगे। पर मैं उनसे नाराज इसलिए नहीं होती कभी भी कि एक दिन उनके साथ भी यही हुआ था, तो वो छोटी लाई गई हूँ, वो कर रही हैं जो उनके साथ सोसाइटी ने किया। अब सोसाइटी की ही बेटियों के साथ वो कर रही हैं जो कभी उनके साथ सोसाइटी के मर्दों ने किया। वो मैं तो दोष देती ही नहीं। उनके अंदर की औरत जगाना, उनके अंदर की भावनाएं जगाना, वो मेरे साथ हैं, हर जगह है। मैं किसी कार्यक्रम में बुलाऊँ तब आ जाती हैं, मेरे घर के किसी इवेंट में वो आ जाती हैं, मैं कहीं नहीं उनसे शर्माती। लोग नीचे खड़े होकर उनसे बात नहीं करते, ऊपर चले, मैं नीचे खड़े होकर करती हूँ, क्योंकि मैं एक स्त्री मानती हूँ। वो स्त्री की जिसको नीचे धरती पे पैर रखने की भी इजाज़त नहीं है इसको। आप सोच के देखो कि सुबह 12 बजे से वो लग जाए एक तरह से अपने ड्यूटी करने की, और पूरी पूरी रात गुजर जाए, कैसे जीती हूँ, कैसे जिंदा हूँ। हम हमारे पति भी अगर डिमांड करें और हमारा मन नहीं है तो हम उनको भी नहीं आने देते, और उनका तो ना उनमें पति है कोई, ना कोई प्रेमी है। तो बहुत सारे हैं ऐसे तो इतने हैं कि जिनमें हमको चोटें तो हमेशा ही लगी, कपड़े भी फाड़े गए, ऐसे तो इतनी आसानी से वो लड़कियां हमको नहीं तो मिलती। पुलिस प्रशासन इसमें आपकी हेल्प हरगिज़ करता है? नहीं, हरगिज़ नहीं, हम तो मुकदमे करते हैं, नहीं मुकदमे होते हैं हम पे। तो आप अकेले कैसे हैंडल करती हैं? नहीं अकेली नहीं, मैं बहुत लोग हैं मेरे 3000 के करीब मेरे वॉलंटियर्स हैं, लेकिन मैं वॉलंटियर्स हैं, लेकिन मैं मर्दों को नहीं ले जाती, क्योंकि अपने मेल वॉलंटियर को नहीं ले जाती। सारी वो नीचे रहें, हाँ वो नीचे नहीं होते हैं, लेकिन नीचे रहें, नीचे का देखें, लीगल भी देखें, नीचे की सेफ्टी भी देखें। मेरे साथ 1-2 महिलाएं जाती हैं, ज़्यादा नहीं, भीड़ भाड़ की जगह भी नहीं होती ना, क्योंकि हम चाहते भी नहीं कि उसमें भीड़ भाड़ हो, लड़की को भगाने का रास्ता बंद हो जाता है तो भीड़ भाड़ में अफरा तफरी। तो वो नहीं, मैं पुलिस प्रशासन क्यों करेगा? पुलिस की तो मुझे कभी कभी ऐसी घटनाएं कि मैं कहीं रेस्क्यू करने गई और उनको सूचना मिल गई, वो अरे मैडम इसके यहाँ कहाँ है, आप कहाँ इसको, ये तो बेचारी ये सब काम करती नहीं। मैं तुमको बड़ा बता रही है, ये सब काम नहीं करती, हमको आते हुए 30 साल हो गए, हमको नहीं पता लग रहा ये करती है नहीं करती है। तो पुलिस से मैं कोई उम्मीद नहीं करती। क्या एक बात बताइए, मेरे 200+ पॉडकास्ट हो चुके हैं, कभी तो किसी मंत्री किसी नेता ने रील स्क्रॉल करते हुए सामने आई होगी, हर तीसरी आ जाती, तो कभी उनके कानों में आवाज़ नहीं पहुंची कि कितना कुछ हो रहा है ये, या पता नहीं उन्हें कि कहाँ कहाँ ये बाजार में से हूँ। सरकार कभी बात करती है इनकी,
किसी के एजेंडा में होते चुनाव आ रहे हैं 2027 के, मैं खुल के चैलेंज करती हूँ, कोई तो अपने एजेंडे में लाए, कोई तो कहे कि यौन कर्मियों के लिए ये करेंगे, उनके बच्चों के लिए ये करेंगे। एक बड़ी हैरानी होती है, बहुत गरीब लोग, बहुत जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, वो मेरे बच्चों की मदद करते हैं। कैसे 50 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये देके एक लड़की आईब्रो बनाती है, कहीं दूर दराज में नहीं जानती हूँ, बिहार में कहीं, और वो एक आईब्रो का पैसा 70 रुपये मुझे हर रोज़ भेजती है। लाख मना करूँ, बेटा रहने दो, नहीं मुझे ये मत करना। और धन कुबेरों की कमी नहीं है, अगर कोई आगे नहीं आता कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं ऐसे तो सरकारी में तो कहीं भी पढ़ा सकती हूँ, तो मैं हॉस्टल में अच्छे दी बेस्ट स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। यही रास्ता एक है कि जब वहाँ इसको रोका जा सके कि वो अपनी माँ को खुद निकालें, ये नहीं हमारे दोस्त क्या कहेंगे, बस वो रास्ता ही किया कि जो इतना, और ऊपर वाला मदद कर रहा है जितनी हो सके। आपने इतने रेस्क्यू किए, तो भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने पाई? देखिए ऐसा पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है, मैं तो देखती हूँ मेरे पड़ोस से हो गई, मेरे एक शहर छोड़ के दूसरे शहर से हो गई। मैं तो वहाँ तक की लड़कियाँ निकाली हैं कि आपके इस शहर से और मेरे शहर के बीच की लड़की को निकाला। अगर उधर से जाए तो मेरे शहर से और ग्रेटर नोएडा के बीच में से निकाल दिया। कहाँ बात करें। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आप इतना छोटा सा स्वरूप ना समझें कि वो केवल रेड लाइट एरियाज में होना, शादी के नाम पे होता है, काम के नाम पे, घरेलू कामगारों की वो दुर्दशा है लड़कियों की, क्या इमेजिन नहीं कर सकती उसकी। इतने बुरे बुरे हालात में मैंने वो बच्चियाँ निकाली। एक बच्ची की 6 पसलियाँ टूटी हुई हैं, दोनों हाथ टूट के ऐसे गिरी हुई हैं, ये कितना मारा गया है कि कभी ये आँख खुली नहीं रही है, बंद है, और बाल ऐसे ऐसे साधुओं को होते हैं ना जिनमें बुलझट हो जाती हैं, वो बाल हैं। तो और वो मैं समझती हूँ रात भर भी सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन कुछ नहीं, वो हमने मुकदमा लिखाने की कोशिश करी, सब कुछ करी, क्योंकि वो बड़े नेता की बहन थी वो, और दिल्ली से ले गई वापस। हमारे यहाँ मेरठ से दिल्ली जाते हैं बीमारी के लिए, वो दिल्ली से मेरठ लेके गई। वैसे आज का टाइम भी बदल चुका है, जैसे कि पहले हम सुनते थे कि किडनैप करके बच्चियों को ले जाया जाता था, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम चीजें हैं, तो किस तरह से लोगों को इन बच्चियों को, महिलाओं को बेला फुसला कर जाल में फंसाया जाता है और इस दलदल में फेंक दिया जाता है? देखो सच्चाई तो ये है अंजलि इसमें कि अभी तक भी मेरे सामने कोई सोशल मीडिया से फंसी हुई लड़की नहीं है, कभी नहीं, क्योंकि वो उनका साधन ही नहीं, वहाँ तो वो पकड़े जाएंगे, इस पे तो आ जाएंगे सामने, वो इनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करेंगे? करते हैं क्योंकि उन्होंने हाईफाई लड़की को फंसाने के लिए हाईफाई लड़की छोड़ रखे हैं, जो जिम विम करके और 2 व्हीलर पे घूमेंगे बढ़िया से, फिर उसी पे लड़की को जो भी फंस गई उसको घुमाएंगे। मूर्ख लड़कियां फंसती हैं, फिर घुमाते हैं, और आप समझिए कि वो अगर 1 साल भी घुमा रहा है, रेस्टोरेंट ले जा रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहा है, छुएगा नहीं बच्ची को। ये विश्वास जमाने की बात है कि मैं अच्छा हूँ, मगर मूर्ख लड़कियों से मैं ये अनुरोध बार बार करती हूँ कि ठीक है वो इतना अच्छा है तो कभी अपनी माँ से मिला के देखो। पिता से डर लगता है तो कोई बात नहीं, और आज तो बच्चे नहीं डरते मेरे ख्याल से, तो माता पिता से मिलवाओ कि मेरे लड़के से प्यार करती, मेरी शादी कर दो। अगर वो ये कहें कि भाई कैरियर बना लो पहले, तो थोड़ा इंतजार करो, अगर अच्छा लड़का होगा तो इंतजार भी करेगा और मिलता जुलता रहेगा तुम्हारे घर वालों से भी, तुमसे भी। और अगर खराब लड़का होगा तुरंत कहेगा नहीं पहले शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद घर वाले मान जाएंगे, और ऐसा कभी होता नहीं। अभी हमने सुना अच्छी से एक लड़की निकाली, ऐसे ही चली गई बच्ची लड़के के साथ, और देखो आँख कहाँ खुली, अच्छे घर की लड़की है, पर दुनिया अभी टिकी है तो मतलब ऐसी लड़कियों को पहले लव अफेयर में फंसाया जाता है, लव अफेयर में फंसाया जाता है। गरीब है तो नौकरी के नाम पे लाया जाता है, कोई दूर दराज से शादी के नाम पे लाया जाता है कि यहाँ तो रोटी भी नहीं है, तुम इकट्ठा पैसा दे देंगे। और आती है ऐसी कुछ अच्छी भी हो जाती है कि फैमिली में रही, शादियाँ नहीं हो रही थी, हमारे यहाँ है थोड़ा लड़की कम है तो आ गई वो। लेकिन ऐसी भी लड़कियां मैंने निकाली हैं जो 1 करके 2 करके 3 करके कितनी बार बिकी है, गांव गांव में बिकी है जाके। मेरा मन भर गया तो अब तू खरीद ले, तू कर ले इससे शादी, मेरा भर गया तो तू अब दूसरे गांव में सौदा और कर लो, एक से दूसरी जगह से। हैदराबाद की एक लड़की हमने निकाली, किसी ने सूचना दी। पहले तो बड़े चैलेंजेस होते हैं इन चीज़ों में, जैसे हमको उसकी भाषा नहीं आती, उसको हमारी नहीं आती, तो और जाए कैसे? वो जिस आदमी के घर में वो इतना दबंग, पहले ही पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, हम तो जाएंगे नहीं उसके घर। वो आज के ज़माने में घोड़े पे चलता है, सरेआम कत्ल करता है, हम नहीं जाएंगे उसके घर। मैंने कहा हम जाएंगे, हमने 2-3 डब्बे अरेंज किए पोलियो पिलाने के,
हमने वॉलंटियर्स को दिए कि चलो आज बुलाते हैं। बोली गए उनके घर में हम सीधे, बड़ा सा, अगर एक दरवाज़ा बंद कर दिया तो हमारे कत्ल वहीं हो जाए हमारा। तो सीधे सीधे ऐसी औरतों को हमने आवाज़ लगाई। मैंने कहा जी कोई छोटा बच्चा हो तो पोलियो पिलवा दो। तो आई ना, जी छोटा तो ना है। तो मैंने कहा पानी तो पिला दो, इतनी गर्मी हो रही है। बोले आ जाओ पानी पी लो। 3-4 हम औरतें थे, पानी पीने के बहाने हम बैठ गए। मैंने कहा 1 मिनट पंखे में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाओ। तो मैंने कहा सबने पी रखा है, कोई छोटा बच्चा नहीं है कि ना, कोई छोटा बच्चा नहीं, नॉर्मल घर में। नॉर्मल घर में। तो मैंने कहा आप देख लो कभी हो कि नहीं, कोई बच्चा नहीं। तो मैंने कहा बड़ी साफ़ सफाई सी हो रही है घर में, झंडी वंडी लग रही है। तो मैंने कहा शादी है हमारे यहाँ आज। मैंने कहा अच्छा चलो हो गया, थोड़ा हमको लगा कि है। फिर मैंने कहा अच्छा लिखवा दो कौन कौन है घर में। तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो लिखवाने लगे। पहले लिख लो हमारे, उनका नाम बोली अपने हस्बैंड का, फिर मेरा लिख लो जी, सास थी, फिर 3-4 बहुएँ थी, लड़के थे, सब का मैंने लिखते रहो, टाइम लगाओ। मैं इतने देखती रही ऐसे वैसे। इस बीच उन्होंने चाय वाय बनवा ली, फिर हम चल दिए उठ के। ये नहीं हो रहा कुछ भी, कैसे देख रही, इतने बड़े घर में हर कमरा तो नहीं खोल के देख सकते, और जब क्यों इतना खतरनाक आदमी है। फिर हमको दूर आंगन पूरा पार करके कोने में एक बच्ची खड़ी हुई दिखाई दी, सांवली बिल्कुल, जो उनकी फैमिली से कतई भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा ये लड़की कौन है? बोली ये तो मेरी फलाने की लड़की, ठिकाने की, ऐसे कुछ बताया। तो मैंने उसकी तरफ ऐसे इशारा करा दिया, आ जा बेटा। वो भाग के आई, और ये मना करती रही ना, जा तू अंदर जा। वो सुना नहीं, भाग के आई, और तो मैंने उसे एकदम अपने ऐसे करके ले लिया। वो इधर खड़ी हो गई। ये भाषा होती है, प्यार की कोई जबान नहीं है, स्नेह की कोई जबान नहीं है। मैंने उसे सीने से लगाया और बस मैंने ऐसे अपने पास कर लिया। मैं धीरे धीरे उसे खिसकाती, इन्होंने सब ने हमें घेर लिया बहुत बुरी तरह से। और मैं पुलिस ऐसे को फ़ोन करूँ, ऐसे जो वो उठाए ना, फ़ोन भी ना उठाए। नहीं उठाता, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मैंने लड़के भी थे साथ में, मैंने कहा मैं इसे ला रही, इसको देख के गाड़ी भाग जाओ। कोई मैडम आपको मार देगा। मैं जो देखा जाएगा, अभी तो आया ही नहीं है तो मारेगा। कोई रसूखदार व्यक्ति था? रसूखदार व्यक्ति था, मतलब किसी पार्टी से जुड़ा हुआ या फिर? लेकिन दबंग था, बस जस्ट लाइक गुंडा ऐसे समझो, बड़ा और गुंडा। बच्ची की उम्र क्या होगी? 15-16 साल की। 15-16। भाषा हमको भी नहीं समझ में आ रही थी। खैर हम बच के थाने आ गए, ऐसा नहीं हुआ, आ गए। थानेदार पूरा दिन नहीं आया, पूरा दिन आए ना, मैं फ़ोन करूँ उनके पापा, भैया कब आओगे? बहनी मुझे नहीं मरना, मुझे मरना नहीं है, आपको तो शौक है मरने का। तो मैंने कहा भाई इसकी लिखा पढ़ी कर दो, मैं इसे लेके जाऊँगी। बोले मेरे महिला पुलिस नहीं है। तो महिला पुलिस भी हो जाएगी, मैं चलो मैं किससे अरेंज कराती हूँ, तुम आओ तो सही। नहीं आया वो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसे ले जाऊँगी, और ले जा कप्तान के बंगले में छोड़ दी, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो आया, और मैडम मरने की काम करती हूँ, हमें मारूंगी। मैं बताया कि उसे थाने में आग लगा देगा। इतना डर उस आदमी का, क्योंकि हमको तो न लगा पाया। थोड़ी मोटी चोटें तो हमें लगती रहती हैं, पर हमको लगा तो नहीं पाया। आज वो आया भी नहीं अभी तक हमारे सामने। तुम तो पूरा दिन हो गया तुम्हारे थाने बैठे हुए, थाने तक भी नहीं आया। हम लड़की ने बताया हमें, जितना उसको समझ आ रहा था। वो कहती थी 3000, वो 4000, मतलब 3000 में इसने लिया, मुझे 4000 मिला, जो उसको समझ आ रहा था। हमको भी नहीं आ रहा। वो शायद ये कहना चाहती थी। कैसे वो लड़की लाई गई थी, किस तरीके से? पता नहीं बता पा रही वो। हाँ हैदराबाद की थी, बस इतना बता रही थी, हैदराबाद। तो लैंग्वेज का, हाँ लैंग्वेज बैरियर की, हाँ बैरियर होता। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, खैर लिखा पढ़ी हो गई भी, एक अच्छी ज़िंदगी है, शादी वादी हो गई, सरकार की तरफ से जो निकेतन से हो जाती, शादी वादी उसकी सब हुई। ये इतने मतलब खतरे बहुत सारे हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए केवल ये बाजार ही नहीं है, रेड लाइट एरियाज ही नहीं है, बहुत जगह होता है। एक बच्चा गायब होता है सहारनपुर स्टेशन से, माँ बाप के बीच में सोया हुआ है लड़का, और वो लेके उसको बीच में से उसको उठा के ले गया। अभी की बात नहीं। और मैंने कहा ना कि कुछ अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। जीआरपी बहुत सपोर्ट करती है ऐसे समय, आरपीएफ भी बहुत सपोर्ट करती है। अभी सीआरपीएफ के साथ हमारे कुछ चल रहे हैं सेशन, दूर दराज में, गुवाहाटी से। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बहुत सीरियस मुद्दा समझ के वो लोग लेते हैं, क्योंकि ट्रेन के जरिए सबसे ज़्यादा होती है ना, तो वो सीरियस है इस सब को लेकर। तो उन्होंने हमें फिर तब खड़े हुए, जब भी हमने कभी खड़ा किया ऐसा वैसा है, एकदम 1 मिनट नहीं लगाती जीआरपी के लिए। लेकिन लोकल पुलिस को, लोकल पुलिस हेल्प नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो बच्ची हमने सोनागाछी से निकाली, वो हम तो गए नहीं कहीं, हमने सिर्फ उनके जरिए निकाली, जीआरपी।
या फिर वहाँ से ही हम कॉन्टेक्ट रखते हैं, हम सबके साथ में बातचीत। तो वहीं में एक सर हैं, उनको बात की, उच्च अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा मैडम बस ठीक है, आप किसी तरह स्टेशन तक भेज दो, बाकी हम जाएंगे। लड़की को हमने कहा कि 4 बजे निकल सकती हो, तो निकल जाऊँगी। तो वो निकल के पहुँची हुई, सब अलर्ट थे अपने अपने उस पर कैमरे पे, बड़े कैमरे, बड़ा स्टेशन है बड़ा। तो फिर उन्होंने 6 बजे मेरे को सर ने फ़ोन किया कि मैडम बच्ची कैप्चर हुई, हम लेके चल रहे हैं, अब आप फ़ोन मत करना, हम ही नहीं करेंगे, जब पहुँच जाएंगे जब आपको करेंगे। तो ठीक है, मैंने 1.5 दिन में उन्होंने बच्ची पहुँचाई, अलग फिर सुरक्षा की दृष्टि से अपने घर पहुँची। हमने नहीं बताया कि ऐसे निकाला वहाँ से उसके घर वाले को, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत कम है। माँ बाप भी पता नहीं कैसे गाफिल हो जाते हैं अपने बच्चे से कि ये अगर वहाँ चली गई तो अब नहीं रखेंगे, उन्हें एक्सेप्ट ही बताया। नहीं करते ना, हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं। ये भी बड़ा एक वो है इशू के एक्सेप्टेंस हो तो शायद वो लड़कियाँ अब हद से ज़्यादा कोशिश करके भाग सकती हैं। और वहाँ देखिए ट्रैफिक का कोई अलग से स्वरूप नहीं है कि किस राज्य से हो रही है, किसकी, जिसको जहाँ जैसा मौका मिलता है। पति अपने बेटा, अपनी बहू, अपनी बीवी और अपनी 3 महीने की बच्ची को भेज जाते हैं। मध्य प्रदेश से चलता काम करेंगे दिल्ली, वहाँ बहुत काम है, ला के बाजार में भेज जाता है। लेकिन उस औरत ने भी अपनी बच्ची की खातिर हिम्मत नहीं हारी, और मैं उस रेस्क्यू का कतई भी क्रेडिट नहीं लेती। वो अपने आप से रेस्क्यू हुई, अपने आप से भागी, अपने बच्चों को दाव पे लगा के भागी, कि बच्चे वहीं छोड़ दिए। बेटा तो उन्होंने भगा दिया था, वो तो नीचे चाय वाले के पड़ा रहता था बेचारा, 7 दिन के कंप्लीट होता, 5 साल का बच्चा, लेकिन बेटी को छोड़ के भागी, कोई रास्ता तो निकलेगा। बेटी भी निकाली हमने और मुकदमा किया जम के। सड़ रहा है वो आदमी। मैं ये बताऊँ आपको, कि जिसने ये कर्म किया, मैंने इतने लोगों को देख रही हूँ, मैं इतनी चोटों के बावजूद मुझे मार दिया था बिल्कुल। मेरी गाड़ी में ऐसी गाड़ी नहीं रखती, मेरी गाड़ी के ऊपर टैंकर चढ़ा दिया था। इसीलिए मैं आपसे इतनी इज्जत भी करती, आप मत भेजो, मुझे पता है कि वो कैसे लाएगा। मेरा प्रॉपर टैक्सी वाला है, तो मैं इसको उसी दिन से लेके जाती हूँ। तो गाड़ी पूरी चढ़ा दी मेरे ऊपर और लगभग मर गए, लेकिन फिर भी खड़े हैं। और वो मैंने इतने लोग, रेस्क्यू ऑफिसर, वहाँ का दलाल, वो पति खाट में पड़े हुए, सड़े हुए इस हालत में देखें कि जिंदा मौत थी। तो मैम जैसा कि अभी तक हमने महिलाओं की बात की है, लड़कियों की बात की है, लेकिन कई बच्चे भी ऐसे हैं जिन्हें ड्रग्स दिया जाता है, जिन्हें बेचा जाता है। आप ऐसे बच्चों को कितने बच्चों को आप रेस्क्यू कर चुकी, और क्या इस के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट है? क्या किसी वीआईपी से आपका कभी सामना हुआ है? देखिए, जब हमने सबसे पहली बार जीआरपी के साथ कुछ काम शुरू किया स्टेशन पे, और एक बड़ी एजेंसी के साथ शुरू किया, तो उसमें सबसे पहले जो 2 बच्चे हमको मिले, और हैरानी की बात ये होगी, मैं बीच में काट के बता रही हूँ, कि वो 10 महीने का एक हमने प्रोजेक्ट तैयार किया था, चाइल्ड सेफ्टी नेट करके। 10 महीने में हमने टारगेट किया था कि हम 10,000 बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे। तो 10,000 जो बच्चे हमने किए, उनमें से आप सोचिए कि 10,000 तो हमने 3 महीने में ही कर लिए। जो खोए हुए, भागे हुए, उठाए हुए, जिनको घर नहीं याद है, ऐसे बच्चे। तो उनमें से जो सबसे पहले बच्चे हमको 2 मिले, वो ऐसे थे 8-8, 10-10 साल के। तो उन्होंने आराम से कहा कि कोई भैया है जो हमसे भीख मंगवाता है और वही शाम को पैसे ले लेता है, तो आप हमें यहाँ ले आए तो हम तो फिर चले जाएंगे भाई। मैंने कहा क्यों चले जाओगे ऐसे तुम? तो बोले वो हम नहीं जाएंगे तो वो ढूंढ लेंगे हमें, जब आप लाई हो ना तब भी वो हमें देख रहे थे। मैंने कहा तो तुमने क्यों नहीं बताया कि वो कौन है? कि हम बताते तो वो हमें मारते, और हमारी बहन भी तो है इनके पास, उसे मार देते। वो भी तो दूसरे स्टेशन पर भीख मांग रही है, उसे मार देते। मैंने कहा अपने माँ बाप याद हैं? और नहीं, कोई याद नहीं। फिर भी हमने उन्हें चिल्ड्रन होम भेजा, दोनों बच्चे सेफ हैं। उसकी बहन को भी फिर हम तीसरे दिन निकाला, सेफ है। पर कोई, वो कहते कोई भैया है, ये नहीं वो बताते कि कौन है, वो खुद भी नहीं जानते। जैसे किसी ने एक दिन नाम लिया, उन भैया का नाम है चांद, ऐसे करके कहा। फिर दूसरा बोला नहीं नहीं, चांद तो वैसे ही कहते हैं सब, उन्हें उनका तो कुछ और है, यानी क्या करके कुछ हिंदू नाम बताया। मतलब उनके नाम भी रोज़ बदलते हैं। हाँ, वो कोई ऐसा नहीं है कि, मतलब देखो, जो माँ है ना, मैं एक बात देख रही हूँ चौराहों पे कि वो बच्चा ना हंसता है ना रोता है, रोता भी नहीं है। एक छोटा बच्चा है, वो तो लगातार रोएगा, माँ का दूध भी मांगेगा और नहीं तो कुछ खाने को मांगेगा, तो वो नहीं मांगता, कंधे पड़ा रहता है। गर्मी है तो कपड़ा डाल दिया, सर्दी है तो अधनंगी कपड़ों में पड़ा है, उसे ना सर्दी लगती है ना गर्मी,
कुलमुलाता भी नहीं, फील नहीं होता कुछ भी। तो ये 100% ये मतलब बचपन की मुझे एक बात याद आती है कि बहुत काम होता था, बहुत ज़्यादा। तो हमारी मदर कहती थी कि पहले, अब तो कुछ भी नहीं है, पहले बच्चे को अफीम चटा देते थे ताकि वो सोया रहे और हम काम करते रहे। तो ये बहुएं काम करती है पुराने ज़माने में, है ना। ये एक जनरल बात थी और बस वो एक टाइम था कि इतने टाइम तक ही रहेगा, फिर वो उठ जाएगा। वो सेम बात मुझे वहाँ याद आती है कि क्यों नहीं इनको अफीम दिया जा रहा होगा। कि बच्चा कुलमुला है, थोड़ा बहुत दूध या कुछ दे दिया और फिर अफीम चटा दी। क्योंकि माँ कितनी भी गरीब क्यों ना हो, मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगी इसमें। अचानक मुझे पता नहीं क्यों कुछ इंट्यूशंस होते हैं, शायद ऊपर वाला साथ देता है। हालांकि मैं नास्तिक हूँ, बहुत बदतमीज़ हूँ, दिया भी नहीं जलता सच में कभी घर में। मैं कभी कभी दुख मानती हूँ, प्रभु तुम हो कहीं तो माफ़ कर देना, जितना जो मेरी वहाँ करोगे दुर्गति वो कर लेना। फिलहाल नहीं मिलता समय। तो एक मुझे शाम को 4 बज रहे थे, मैंने अपनी, मेरी एक फ्रेंड भी हैं और वो साथ में वॉलंटियर भी करती हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पता नहीं क्यों आज ये लग रहा है कि गाज़ियाबाद स्टेशन पे जाके देखें। ये हमारे स्टेशन पे था, 10 स्टेशन पे था, एक छोटा सा प्रोजेक्ट चल रहा था। मैंने कहा देखते हैं, ये गाज़ियाबाद वाले मुझे लग नहीं रहा कि काम कर रहे हैं, एक भी बच्चा उधर से नहीं आ रहा है। तो सर्दियों के दिन थे, बहुत सर्दी पड़ रही थी। तो हम जैसे ही पहुँचे, ट्रेन से गए, तो आइडिया नहीं था ट्रेन से कैसे जाया जाएगा, चढ़ गए किसी भी ट्रेन में। वो उसका 300 रुपये हमने पेनल्टी भी भरी क्योंकि वो स्लीपर थी, 600 रुपये वो लग गए। तो चलो कोई बात नहीं, गाज़ियाबाद उतरे। तो जैसे ही हम उतरे तैसे ही हमने देखा कि एक औरत इतनी सर्दी में खाली एक ब्लाउज और पेटीकोट पहना हुआ था और एक बच्चा जिसने खाली बनियान पहना हुआ था, उसको बिठा के और वो गई। तो कुछ देर देखते रहे, मैंने कहा रुको ये क्या करती है, कपड़ा भी नहीं है, बच्चा ठंड से काँप रहा है। तो उन्होंने कहा, वो बोली कुछ लेने गई होगी। लेकिन सामने से कोसी कला एक्सप्रेस जा रही थी दूसरे प्लेटफॉर्म से, वो उसमें चढ़ गई और लौटी नहीं। काफ़ी देर हमने इंतजार किया, इतने में अपने वॉलंटियर को भेजा, मैंने कहा बहुत जल्दी गर्म कपड़े लाओ। हमने चाय ली वहाँ से, चाय में बिस्किट डाले और चम्मच से उन्होंने खिलाया, जो हमारी फ्रेंड थी उन्होंने उनको खिलाया। बच्चे को कुछ आँख सी खुली, उसकी होश आया, हमने गर्म कपड़े यूं ही छोड़ गई। 1 साल का बच्चा था, बिठाया और कोसी कला एक्सप्रेस में जाके चढ़ गई। मैं कह रही हूँ कि माँ तो माँ है, उसने उसके तन पर कपड़ा नहीं था, माँ के भी एक दुपट्टा भी नहीं था सिर्फ ओढ़ने को, भरी सर्दी में खाली एक ब्लाउज और पेटीकोट पहन ली थी। फिर भी उसने इस आशय से बच्चे को शायद छोड़ा कि कोई तो होगा जो इसे कपड़ा उड़ा देगा, इसको रोटी दे। उसके पास मतलब बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर वो वाकई उसका बच्चा ना होता तो कंधे पर डाल के कहीं भी भीख मांगती, अपना ही पेट भरती उसके सहारे। लेकिन वाकई वो उसका ही बच्चा था। बहुत हमने ढूंढवाया, कोसी कला भी रुकवाई, आगे वो नहीं मिली। उसका इंतजार कर रहा था भाग्य उसका। और फिर थोड़े से सिम्टम्स हमने देखे तो दूसरी कम्युनिटी का था। और ऐसा संयोग कि जब हम वापस 6 बजे घर वहाँ पहुँचे ऑफिस अपने, तो एक इस तरह के दंपति हमारे पास बैठे हुए थे। हालांकि वो सब इलीगल था, कोई लीगल नहीं था। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैडम एक बच्चा देखो, 17 साल हो गए और अब तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आपको बच्चा कभी नहीं हो सकता। हमने कहा आपके लिए बच्चा लेने गए हम, आप ही की कम्युनिटी का ले। देखा, और वो तो क्या है, बेस्ट स्कूल्स में पढ़ता है, उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। तो माँ नहीं करा सकती, माँ ने छोड़ दिया उसे भाग्य के भरोसे कि ले जाओ, कोई भी जो भी करेगा अच्छा ही करेगा मुझसे ज़्यादा। लेकिन ये कैसी माँ है जिनके कंधे बच्चा पड़ा हुआ। मैं बिल्कुल नहीं मानती ये इनके बच्चे, क्योंकि मैंने कई बार, जैसे मैं वीडियो बनाऊँ तो बच्चे का मुंह ढक लेती है। मैं कभी दिल्ली विल्ली बना लेती हूँ, तो उनके दिखाओ जरा बच्चा कैसा लग रहा है, तो नहीं, बच्चे की आँख अजीब सी उनींदी सी हो रही हैं, वो ढक देती है कपड़ा, अपनी जो दुपट्टा ओढ़ा उसको ढक देंगी, साड़ी का पल्लू ढक देंगी, उसको नहीं करने देंगी। जबकि एक माँ का मैं आपको दिखाऊंगी, उसको हमने रोका, खुद भी वो अच्छी सुंदर सी मोटी सी और बच्चा भी उसका बड़ा प्यारा सा। तो मैंने कहा इसको भी भीख मंगवाओगी? नहीं, तो मुँह में गुटखा खा रखा था। तो मैंने कहा इसका पापा कहाँ? मैं कहा तेरा बच्चा? कि हाँ। मैं कहा पापा कहाँ? चला गया। तो मैंने कहा अच्छा। और वो बच्चा लगातार उसको तंग कर रहा था, उसका मतलब दूध में भी हाथ लगा रहा है कि मुझे दूध पीना है, और चिल्ला के माँ कभी कहीं मार रहा है कभी कहीं। वो उसका ओरिजिनल बच्चा था, क्योंकि जैसे माँ थी ऐसी गोल गोल सा वो बच्चा है। मैं दिखाऊंगी आपको उसकी फोटो भी। तो ये, और वो माँ, वो उसका चेहरा क्यों ढकती है कि कोई आइडेंटिफाई ना कर ले, कोई देख ना ले। तो ये बड़ा वो है, पूरा सिंडिकेट है कि जिसकी जड़ें यहाँ तक नहीं है, ये मुंबई तक है। एक समय था, आप लोग तो खैर शायद पैदा भी नहीं होंगे, दिल्ली या मुंबई में हम देखते थे चौराहों पे भिखारी हैं। हमें केवल इतना पता था कि हमारे घर में कुछ लोग मांगने आते हैं, कभी कभी कुछ दे दो, आटा दे दिया,
कोई कपड़ा दे दिया, ये वो भी पैसे की कोई डिमांड नहीं करते थे, इस तरह की बात है। लेकिन अभी ये चौराहों पे जो बढ़ा है तेजी से, ये हमको कभी समझ नहीं आया कि कैसे भाई, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, कहाँ सोते हो रात को, कहाँ से भीड़ आ रही है जो सड़क के किनारे फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, कहाँ वहाँ बेटी सुरक्षित है क्या? जब सुरक्षित घर में नहीं है, आसपास में नहीं है, तो क्या उनके पास बेटी सुरक्षित है? मैं कई दावों पे मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं है इसमें। वो किसकी बेटियां जो कोठों पे दम तोड़ रही हैं, वो किसकी बेटियां जो भीख मांग के वहीं चौराहों पे सो रही हैं और वो खतरे में हैं, तो किसकी हैं? वो नहीं है। उनको भी कभी एजेंडे में लाओ, उनके लिए भी तो कुछ बोलो। वो बहुत पहले गुरदत्त साहब की फिल्म थी कागज़ के फूल, उसमें एक था कि जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये गलियां ये कूचे मंजर दिखाओ, जरा उन रहबरों को भी बुलाओ जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है? तो कौन सी हिंदुस्तान पे आप नाज कर रहे हैं? आप कहते हैं ना कि मुझे मेरे भारत पे गर्व है, ठेंगे से कुछ गर्व नहीं है। भारा वो दिखा रहे हैं जो अच्छा है ऊपर सोने से पतरा चढ़ा के, लेकिन आप अंदर की भी दिखाइए कि हम कितनी बदहाली में हमारी बेटियां हमारे बच्चे जी रहे हैं। ध्यान दीजिए उनकी तरफ। और मैं सबसे पूरी सोसाइटी से भी कहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए कम से कम। और पीयूष मिश्रा का कहना है कि जैसी बची है वैसी की वैसी तो बचा लो ये दुनिया, इतनी तो बचा लो। बेटों को संस्कार दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात मत करो। अगर पढ़ने से बेटियां बचती तो निर्भया कांड ना होता, हैदराबाद के उस डॉक्टर का कांड ना होता जिसको सरेआम 4 लोगों ने रेप करके मार दिया, या अभी जिसको 30 लोगों ने रेप किया राजस्थान की बच्ची को और दम तोड़ दिया, वो कांड ना होता। पढ़ी लिखी बच्चियों के साथ भी हो रहा है। कल एक 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची को मार के और गैंग रेप होके और नदी के किनारे डाल दिया गया, हस्तिनापुर जैसी जगह में, ऐतिहासिक भूमि में भी। तो ये बड़ा जो नेक्सस चल रहा है, ये एक बड़ा ऐसा गुट है ये पूरा, जिसको सरकार को पहचानना होगा। देखिए हमारे जैसे लोगों के पास, आप जैसे लोगों के पास बात कहने को है, लेकिन सुनने वाले ये लोग हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले ये लोग हैं। इनको इम्प्लीमेंट करना होगा, वरना कुछ नहीं बचना, कुछ भी। और ऐसे भी भगत सिंह तो आपको बर्दाश्त ही नहीं, वो बरसों पहले मार दिया, अभी भरत तिवारी मार दिया, तो मरते रहेंगे। भगत सिंह तो कोई पैदा होगा नहीं। बहुत ज़रूरी है सरकार अपने एजेंडे में रखे, भिक्षावृत्ति को भी रखे। उठा उठा के उन्हें भिक्षुक गृह में डालने का कोई मतलब नहीं बनता। काउंसलिंग करिए, उनको पढ़ाइए। मेरा एनजीओ से भी अनुरोध है, कहते हैं हमने इतने बच्चे पढ़ाए, इतने बच्चे पढ़ाए। अरे पढ़ा के उनको वहाँ मत पढ़ाओ, उनके उस चौराहे पे जाके मत पढ़ाओ, वो फिर भीख मांग रहे हैं। आपने 1 घंटा अपना दिया, अपने फोटो कराए, आप चले गए, लेकिन आपने नहीं देखा कि उसके बाद भी वो भीख मांगने गए। ज़रूरत तो उनको पढ़ाने की है ही नहीं, आज ज़रूरत है उनको कामगार बनाने की। भीख छोड़ दें, कामगार बनाइए, उनको कुछ रोजगार सिखाइए, ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग्स दीजिए कि जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, सम्मान के साथ जीवन जी सकें। पर हमारा कहीं नहीं है, ना समाज का है, ना सरकार की सोच है, ना एनजीओज की सोच है, कुछ नहीं है कहीं भी। ये बड़ा, और ये बड़ा उससे भी ज़्यादा बड़ा है, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बच्चे हैं। जो सेक्स रैकेट में बड़ी बच्चियाँ फंसाई जाती हैं, उससे भी कहीं बड़ा रैकेट है भिक्षावृत्ति, कहीं ज़्यादा बड़ा। आपने इनमें से अभी किसी का रेस्क्यू किया है? अभी 2 बच्चों की एडमिशन कराए इस साल हमने। कितने बड़े बच्चे? मैं उसकी फ़ोटो आपको भेज दूँगी। छोटे छोटे, एक 5-6 साल की 5-6 साल का लड़का है, और इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं, बड़े प्यारे सांवले से, और एक बेटी है 3-3.5 साल की। उसकी माँ मंदबुद्धि है। उसको लोग बताते हैं वहाँ कि इसके एक फुटपाथ में पड़ी रहती है कि इसके एक बच्चा हुआ है अभी भी, लेकिन बच्चा कहाँ पता ही नहीं। मैंने पूछा भी कहाँ गया बच्चा, कोई तो बताओ। बोले जी देखा नहीं हमने तो इसकी गोदी में, 1 दिन तो पड़ा था इसके पास जब हुआ वो, उसके बाद तो हमने देखा नहीं। और वो सो कॉल्ड जो एक माँ थी उसकी, कि मैंने कहा तुम कौन हो? मैं माँ हूँ इसकी। तो मैंने कहा बच्चा क्यों नहीं पता तुमको, तुम तो ठीक ठाक हो। बोली वो मेरे घर पे है। मैंने कहा घर कहाँ है, चलो मुझे दिखाओ घर। और मैं उस बच्चे को भी देखना चाहती हूँ, कोई घर नहीं है। घर कहाँ, तुम फुटपाथ पे सो रहे हो, वहीं तुम्हारा एक इतना सा चूल्हा रखा है मिट्टी का, वहीं तुम्हारी कपड़े पड़े हैं, और यहाँ से वहाँ तक पूरा फुटपाथ भरा पड़ा है, तो घर कहाँ है फिर? बड़ी रूड सी औरत थी वो। तो हर जगह हर तरह के मतलब एक तरह से सब केयर टेकर हैं इनके,
निकल ना जाए आपके चंगुल से नफरत निकल जाए। ये बहुत जरूरी है कि सरकार ये समझे, समाज भी अपना दायित्व समझे। हम छोटी छोटी बातों के लिए आंदोलन करते हैं, जरा सा कुछ और हमने उठा लिए झंडे, चलो जी आंदोलन करो। क्यों करते हो भाई? आंदोलन इनके लिए भी तो कर दो, उन औरतों के लिए कर दो, इन बच्चों के लिए कर दो जो चौराहा जिनसे भीख मांगी जाए। देखिए, भीख मंगवाने का या सेक्स रैकेट में फंसाने का माता पिता को भी हक नहीं है। उनको भी ये हरगिज नहीं है कि वो अपने बच्चियों को सेक्स कर्म में डाले या अपने बच्चों से भीख मंगवाए, ये उनको भी नहीं है। तो उनको भी सजा का प्रावधान है, क्यों नहीं करा रहे? फिर दूसरा, स्पा सेंटर से, मसाज पार्लर से बंद कराइए इन्हें। आज भी मसाज पार्लर से आपकी गाजियाबाद में से 10 लड़कियां निकली हैं जिस सब में थी। तो क्यों नहीं रोक लगाते? ऐसे कौन सी मसाज की जरूरत पड़ गई आपको? कितना समय है आपके पास? अभी तक मैम ये भी हम देख रहे हैं कि कई केसेस आ रहे हैं कि महिलाएं अब जिस तरीके से हत्या कर रही हैं अपने पति की, अपनी प्रेमी की, अपने मंगेतर की, कभी नीले ड्रम में भर देना काट करके, कभी उनको धक्का दे देना खाई से, तो जो केसेस लगातार समाज में आ रहे हैं उससे पुरुष वर्ग में खौफ है। जैसे महिलाओं में होता है वैसे ठीक उसी तरह से पुरुष भी खौफ में है और अब पुरुष कमीशन की भी मांग उठ रही है। इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, पहला तो मैं आपके पुरुष कमीशन को खारिज करती हूँ सिरे से। इसलिए खारिज करती हूँ, मैं तो तमाम कमीशन को खारिज करती हूँ। ये सफेद हाथी हैं सरकारों के। इनमें वो लोग रहते हैं जिनका सोशल वर्क से कुछ लेना देना होता नहीं, जिनको महिला आयोग में वो महिलाएं होती हैं जो अशोक करात जैसे नर पिशाच के साथ रहती हैं, जो सेक्स रैकेट में शामिल हैं। तो वो क्या महिलाओं को न्याय दिलाएंगी? इनके पास दूसरी बात ये है, जुडिशियल पावर नहीं होती। जितने भी आयोग हैं ये केवल निर्देशित कर सकते हैं। एसएसपी को कह दिया, वो शिकायत आई है, इस पे आप जांच करके आख्या दें, बस खत्म हो गई। अब एसएसपी क्यों अपने किसी थानेदार के खिलाफ बोलेगा, किसी दरोगा के खिलाफ बोलेगा? वो लिख के भेजेंगे जो उसके दरोगा ने बताया, साहब ये ऐसे था, हो गया, बात खत्म हो गई। किसी को आज तक सजा मिली है? और जो भी मानवाधिकारवादी कभी खड़ा हुआ, उसमें चाहे शर्मिला हैं, वांगचुक हैं, बहुत लोग बड़े बड़े नाम हैं जिनको कितना पीड़ा दी गई क्योंकि उन्होंने असलियत में आवाज उठाई, बहुत दी गई है ना। तो ये एक ऐसी बात है। इसलिए हम पुरुष आयोग को, तो वो आपको न्याय नहीं देगा, कतई भी पुरुषों को न्याय नहीं देगा, वो सफेद हाथी है। हाँ, रही बात ये कि खौफ है पुरुषों में, स्वाभाविक है, खौफ होना चाहिए, मगर ये एक तरह की मानसिकता है खराब औरतों की। जो औरतें इस तरह का कर रही हैं उनको कानून का खौफ नहीं है, या तो नेग्लिजेंसी है, नहीं पता उन्हें कि कानून तुम्हें किस हद तक जा सकता है, या पिछले के साथ जो हुआ वो उनके लिए सबक है। जैसे सोनम को कितने दिन में जमानत मिल गई? जिनका चला गया बच्चा, उनका चला गया, उसको जमानत दे दी। और उसमें माननीय कोर्ट का ये कहना था कि जो जांच रिपोर्ट आई, जो अपनी जो ये जाती है जीडी, उसमें कुछ चीजों में खामी है, लिहाजा इनको बेल दी जाती है। एक धारा से हाँ, कुछ नहीं, वो धारा नहीं थी, वो लिखने में ये गलती हुई कि वो मौके पे थी या नहीं थी, या उन्होंने धक्का दिया या नहीं दिया। उनका कहना ये कि मैंने धक्का नहीं दिया, बस वो लिख दिया। अब कानून के पास तो ये नहीं थी कि भी वो जांच करें। दूसरा ये भी है कि जब इतनी जल्दी किसी ने चैलेंज किया कि इसको उसके परिवार ने खारिज कर दिया जाए इनकी जमानत को, उस पर कोर्ट ने टिप्पणी करने से मना कर दिया कि नहीं, जमानत खारिज नहीं हो सकती क्योंकि जीडी में ऐसा लिखा हुआ है। अब रास्ता दे दिया पुलिस को कि आप पैसा लेके किसी के भी खिलाफ जीडी में ऐसा लिख दीजिए ताकि आपको जमानत आसानी से मिल जाए, जिनका मर गया वो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कानून का डर खत्म हो गया। जिसे आप ये सोच रहे हैं ना कि मर्दों के प्रति हावी हो गई महिलाएं, नहीं, अपराधी मानसिकता की महिला वो कानून पे हावी हो गई। कानून की खामियां उसको पता लग गई, उसे पता है कि एक अंदर जाने का रास्ता है अगर, तो 4 बाहर आने के रास्ते हैं। अगर एक बार भी एक महिला के खिलाफ केस लड़ने से एक वकील मना कर दे, वो भी तो पुरुष ही है ना, महिला वकील कितनी है, तो वो मना कर दे कि मैं ऐसी महिला के लिए कोई नहीं, हम एकजुट हो जाए कि हम नहीं करेंगे। लेकिन पैसा तो वही है, जो अपराधी है पैसा तो वही देगा वकील को भी ज्यादा से ज्यादा। तो बेटर ये होगा कि अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार बने, औरतों को भी समझाएं, माँ बाप ये दें। देखिए, हमारे ज़माने की मैं एक छोटी सी बात कह के बात खत्म करूंगी कि हमारे में कहा जाता था, विदा होते समय लड़की के कान में माँ कहती, बेटा अब वही तेरा घर है, झगड़ा करके कभी मत आना, कोई बात हो तो बता देना, हम सॉर्ट आउट करेंगे। और अब वहाँ ये जा रही है, आज अर्थी उठेगी वहां से डोली के बाद। बुरा हो सकता है कि अर्थी से मतलब ये था कि आप पूरा जीवन गुजारे बढ़िया से, कोई दिक्कत है तो हम आएंगे,
लेकिन आज माएँ कहती हैं कि ये फ़ोन, जरा सा कोई कुछ कह दे, फ़ोन कर देना मुझे एक। घर में सास नहीं होनी चाहिए, पति का कोई भाई नहीं होना चाहिए, पति की कोई बहन नहीं होनी चाहिए, सिंगल हो, वो कहाँ से पैदा होके आया ये नहीं पता, माँ बाप उसके गाँव में सड़ रहे हो, कहीं और सड़ रहे हो तो मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई हावी तो तुम पे होंगी, तुम पूरा दिन लड़ोगे एक दूसरे से, किसी और की शक्ल तो देखनी नहीं तुमको। बच्चे तुमको पैदा नहीं करने हैं, बच्चे पैदा करने से ही परहेज है आजकल लड़कियों को, है ना। तो फिर लड़ोगे एक दूसरे से, मारोगे भी एक दूसरे, या वो तुम्हें मार दे तुम उसे मार दो। बदल दो इस दुनिया को, फिर से वापस लौटाओ, अपनी जड़ों की तरफ लौटाओ। मैं केवल इतना कहूँगी, पुरुषों से भी कहूँगी कि पुरुष बन के रहिए, पिछलग्गू नहीं। मैं बराबर कह रही हूँ कि पत्नियों के पति बन के रहिए, बराबर सम्मान दीजिए। अर्धांगिनी हैं औरतें, मगर पिछलग्गू मत बनिए कि उसने कह दिया माँ बाप को छोड़ दो, छोड़ दिया माँ बाप को जिन्होंने पैदा किया। वो कहते भाई से मतलब नहीं, क्यों आया हमारे घर में, छोड़ दिया उसे भाई को। मत करो ये। सबके साथ रिश्ते रखो, सबको बताओ अपने घर में मेरे में क्या चल रहा है, जरा सा भी खतरा दिखाई दे तो बताओ। और मैं नहीं मानती इस बात को, किसी पति को ये पता ना लगता हो कि तुम्हारी पत्नी का कहीं और अफेयर चल रहा है, या किसी पत्नी को पता ना लगता हो कि तुम्हारे पति का कहीं और अफेयर चल रहा है। मैं नहीं मानती इस बात को। आपको जरा भी शंका हो तो अपने परिजनों में उसको शेयर करें कि ये भी हो सकता है। और शादी से पहले भी जरा सा सचेत हो जा। जब 1 करोड़ रुपए चेतन दे रहा है कि जन्मदिन के हैं तेरे, तो पूछ तो लेता है 1 करोड़ का क्या करेगी, पैसे हैं तुम्हारे पास, ठीक है ना। और बड़ी बात यह है कि जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास हैं, वहां से लेकर जो अपर क्लास के लोग, वहां तक ये हत्याएं हो रही हैं। आप चाहे मेरे शहर का ड्रम केस देख लो, नीले ड्रम का केस देख लो, या वो सांप से कटाने का। अनपढ़ औरत है वो, जिसने सांप खरीदा 500 रुपए में, बिना जहर वाला, और उसका गला घोट के मारा तकिया करके, और उसके उसे नीचे दबा दिया ताकि लोग सोचे सांप काट गया इसको, नीचे दब रहा है इसके। उस टाइम में नहीं आया। मगर अमीर जिनके पास पैसे हैं वो कानून का मखौल कर रही हैं, चाहे औरतें हो या आदमी हो, कानून के जरिए वो बाहर निकल रहे हैं। और जो गरीब हैं वो जेल में पड़ी हैं, तो वो जेल में पड़ी हैं। हमारे यहाँ की सोनम पड़ी है, और इधर आपके एक और लड़की जो गीता है वो पड़ी है, वो कभी नहीं छूट पाएंगी। ऐसी उनको सजा हो जाएगी, फांसी की सजा हुई है उन्हें। तो खुद सचेत होइए। अपनी इज्जत, अपनी सम्मान, अपनी सुरक्षा औरत के भी हाथ में है और मर्द के हाथ में भी है, उसको रखिए। बस रिश्ते बनाइए। बहुत खराब बात कह रही हूँ, लोगों को एतराज़ भी होगा कि आप पुरुष भी कम नहीं है इसके लिए जिम्मेदार। आप पत्नी की माँ को 6 बार पैर छुएंगे और मम्मी जी कहेंगे, अपनी माँ को गांव में सड़ा देंगे, देखेंगे भी नहीं जाके जिंदा है या नहीं। अपने पिता को कि आपको कपड़ों से खराबी लगेगी कि वो गांव से आए हैं, उन्होंने धोती कुर्ता पहना, कुर्ता पजामा पहना। लेकिन जो पत्नी का पिता होगा, अगर वो हाई सोसाइटी का है, उसको आप 100 दफ़े पापा जी कह के उसके चरणों में झुके रहेंगे। छोड़ दीजिए इस परंपरा को। अपने माता पिता को भी इतना सम्मान दीजिए, और दूसरे के माता पिता को भी, इस शर्त पे कि तुम मेरे माता पिता को उतना दोगी जितना मैं तुम्हारे माता पिता को दे रहा हूँ। ये आप अपनी बदहाली के जिम्मेदार खुद हैं। बाकी मैं जाते जाते आखिरी आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट को जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, मैं बड़ा मैसेज मैं आजकल सबको शेयर कर रही हूँ कि एक ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प है, उसको आप सब यूज़ करें। अपने आस पड़ोसों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, छोटे छोटे बच्चे अगर हैं, इर्द गिर्द में भी हैं। ये ग्लोबल सिग्नल है, जिसे आप गौर से देखें, ये एक ग्लोबल सिग्नल है। इसको दुनिया भर में यूज़ किया जाता है, हिंदुस्तान को छोड़ के। ये अगर आपको भी पता है और छोटे बच्चे को पता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दे के ख़त्म करूँगी कि एक बच्ची है जो पीड़ित है घर में, लेकिन उसने कहीं मेरा पॉडकास्ट देखा और उसने ये समझा। तो वो पड़ोस में एक छत पे महिला, नई विवाहिता थी, वो कपड़े सुखाने आई, तो उसको हर रोज़ ऐसे करती थी वो लड़की। उसने सोचा मुझे बुलाती है नई बहू होने के कारण। एक दिन वो पास को आती है, थोड़ा बीच में गली का डिस्टेंस है, और पूछती है बेटा रोज़ बुलाती रहती हूँ, मैं अभी आऊँगी नहीं, अभी मेरी नई नई शादी हुई है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो आपसे बता रही हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है जब मेरे पापा प्यार करते हैं। तो वो थोड़ा चौंकी, उसने कहा कैसे? तो बोले वो कहते हैं पापा, सबके पापा ऐसे ही प्यार करते हैं, और मम्मी को बताने को मना करते हैं। मम्मी को नहीं बताया करती है। मम्मी कहीं टीचर थी और फादर घर में ही दुकान करते थे। उस महिला ने बहुत संवेदनशीलता से काम लिया और उसे कहा बेटा तुम नीचे आ जाओ, मैं भी नीचे आ रही हूँ, नीचे बात करेंगे। वो उसे लेके तुरंत, घर वालों से परमिशन नहीं ली, वो सीधे थाने भागी। थाने लेके गई लड़की को, और वहाँ लड़की ने बताया कि मैंने एक आंटी बोल रही थी, तो वो बतानी थी कि ऐसे मदद मांगोगे तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी, जबकि वो महिला नहीं जानती थी कि ये मदद का सिग्नल है। तो आप सबको बताइए, आज आप यहाँ जितने भी 8-10 लोग सुन रहे हैं, सब एक एक को बताएंगे तो 16 लोग होते हैं। 16 लोग एक एक को बताएंगे तो 32 लोग होते हैं।
बताइए कि कोई रास्ते में किसी के बच्चे को उठा के ले जा रहा है और वो बच्चा आपकी तरफ अगर ऐसे कर रहा है तो समझ लियो हेल्प मांग रहा है। आप सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, मत करें। आप पुलिस को 112 पे कॉल कर सकते हैं, 1098 पे हेल्पलाइन, बच्चों की हेल्पलाइन है, उस पर कर सकते हैं। 1090 पे महिला की उत्पीड़न के लिए आप कर सकते हैं। आपके पड़ोस में कहीं घरेलू हिंसा आप रोज सुनते हैं, चीखे सुन रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, तो 1090 पे बिना संकोच के कर दीजिए। आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, लेकिन एक महिला को मदद मिल जाएगी। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सब निर्वहन करें और ग्लोबल सिग्नल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आप लोग कहीं भी खतरा है, चाहे वो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है, चाहे सड़क पे है, घर में है, कहीं भी हो रहा है तो ज़रूर करें। यानी कि एक महिला का, एक बच्ची का हाँ। समाज में रहकर के जागरूक होना बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। मत बनिए किसी के पीछे, कोई हमारी मदद करेगा, खुद के मददगार बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल शर्मा जी, आप हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए आई, आपने समय दिया हमें और तमाम जानकारी भी आपने साझा की जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समाज की उन बातों को आपने सुना जो कहीं ना कहीं छिपी रहती हैं और आप तक हमने पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो अपनी राय इस पॉडकास्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप लिखेगा। आप स्वतंत्र हैं और इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।